So Modigliani and Miller approach, that is also known as MM approach. It is an extension of the NOI approach, yani net operating income approach. MM approach is almost similar to what is said in the NOI approach, but it is an extension, means कुछ ऐसे points हैं जो MM ने highlight किए थे that was not covered in the NOI approach. Base जो है वो same है दोनों approach का. This model was given in the year 1958 on the relationship between the leverage, cost of capital and value of the firm. So basically, very important to understand that कि लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म में क्या रिलेशनशिप है. यही रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया अंडर डिफरेंट अप्रोच. लिवरेज का मतलब होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं, उसको हम फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं, यानी डेब्ट इक्विटी मिक्स का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए एंड अल्टीमेटली विल इट अफेक्ट cost of capital and value of the firm. So they have maintained that under a given set of assumptions, capital structure and its composition has no effect on the value of the firm. ये अप्रोच भी यही कहती है जो एनओआई अप्रोच ने कहा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर और उसकी कॉम्पोजिशन का कोई इफेक्ट नहीं होता वैल्यू ऑफ द फर्म पे. देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म. So financial leverage does not matter and cost of capital and value of the firm are independent of each other, independent of capital structure. तो ये अप्रोच कहती है कि cost of capital and value of the firm does not depend upon the capital structure. ये आपकी मर्जी है, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर कितना रखना है, डेब्ट कितना लेना है, इक्विटी कितना लेना है, ये फर्म की वैल्यूएशन पे इफेक्ट नहीं करता, कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करता. जो खर्चा एक कंपनी का होना है वो तो होना ही है. सो देयर इज नथिंग व्हिच मे बी कॉल्ड द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. सो इट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन कि कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे लिए ऑप्टिमम क्या है. लेट्स सपोज कंपनी में मैंने कंपनी शुरू करी है और मुझे लगता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज 10 लाख सफिशिएंट इनफ टू रन दिस कंपनी. अगर किसी और ने शुरू करी है उसको लगेगा कि ही नीड्स मिनिमम 15 लाख, तो उसके लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर 15 लाख है. सो दिस अप्रोच इज द रिफाइनमेंट ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम. The basic theory is essentially the same, but some additional proposition that I was talking about कि base वही है. NOI approach में भी यही कहा गया था, लेकिन कुछ addition assumptions ली गई है MM approach में. पहली assumption same है that cost of the debt is always less than the cost of equity and cost of debt remains constant over the years. थर्ड जो मेन assumption, नई assumption MM अप्रोच ने दी है कि जो कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट होती है, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन्वेस्टर्स को. देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, कंपनी ने हर चीज डिस्क्लोज करनी है इन्वेस्टर्स को. इन्वेस्टर्स कैन बोरो एंड लैंड फंड्स एट द सेम रेट एंड कैन मूव क्विकली फ्रॉम वन सिक्योरिटी टू अनदर. ये चीज क्या कह रहे हैं कि आज की डेट में इन्वेस्टर, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, और जो मार्केट है परफेक्ट है. उनकी सोच पे इन्वेस्टर कैसा सोचता है उस पे डिपेंड करेगी कि कैपिटल मार्केट कैसे डेवलप होगी और कंपनी कितनी अच्छी डेवलप है. हमने एक कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज आज खरीदे तो मैं उसको चाहे कल बेच दूं, मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहिए मैं सिक्योरिटी अपने पास 5 साल रखूं. तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है. देन फोर्थ assumption जो पहले भी अप्रोच में कही गई है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है. हम डे 1 से जो कॉस्ट इंकर कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट वो ओवर द ईयर सेम रहेगी. देन फिफ्थ इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट मींस मार्केट में बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं लिवरेज को बैलेंस करने के लिए. अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है, इक्विटी शेयर्स अगर हम नहीं इश्यू करना चाहते तो देयर आर अदर वेज ऑल्सो. हम किसी कमर्शियल बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं लोन लेने के लिए. तो सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. ऑप्शन सिर्फ इक्विटी एंड डेब्ट की नहीं रह गई है. देयर आर अदर डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड लोन्स अवेलेबल. So there are so many substitutes. Then sixth assumption is risk classification. बहुत से तरह के रिस्क हैं जो एक कंपनी को बेयर कर सकते हैं, बेयर करने पड़ सकते हैं. सो दैट इज व्हाई फर्म हमेशा अपने रिस्क को क्लासिफाई करती है अंडर कैटेगरीज कि कौन सी तरह का रिस्क है. होमोजेनियस मींस सिमिलर रिस्क है, ये हमें बेयर करने ही पड़ेंगे. लेकिन जैसे जो अनएक्सपेक्टेड रिस्क होते हैं, जैसे कि अभी इस टाइम पे हम फेस कर रहे हैं, जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो हेट्रोजेनस की कैटेगरी में जाते हैं. तो एक फर्म होमोजेनस रिस्क को तो प्रिडिक्ट कर सकती है लेकिन हेट्रोजेनस रिस्क को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती. देन सेवेंथ assumption इज कॉस्ट
इंक्रीजिंग KE यानी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इंक्रीज होता है जैसे ही डेप्ट कंटेंट इंक्रीज होता है। ये हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये चीज प्रूव करी थी कि अगर डिबेंचर्स ज्यादा रेज करते हैं, ज्यादा फ्लो ऑफ कैश होता है, तो इक्विटी होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा स्टीपली राइज हो जाती है। इसीलिए फर्म ये अप्रोच कहती है, कंपनीज भी ज्यादातर डेप्ट लेना प्रेफर क्यों नहीं करती, क्योंकि डेप्ट बढ़ने के कारण कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेफिनेटली राइज हो जाएगी। तो देयर इज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट, वो बेटर ऑप्शन है कि डेप्ट में जाने की बजाय और सब्सटीट्यूट्स को ढूंढा जाए। देन दिस थ्योरी आल्सो एज्यूम देयर इज नो टैक्सेस, इट इज जस्ट एन अजम्पशन, पर ऐसा नहीं है कि कंपनी को टैक्सेस पे नहीं करने। एंड लास्ट अजम्पशन इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट पे डिपेंड होता है वैल्यू ऑफ द फर्म, ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर पे। सो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज असर्टेन बाय कैपिटलाइजिंग द नेट ऑपरेटिंग इनकम। उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की कितनी है, उससे क्लियर पिक्चर मिल जाती है मार्केट में वैल्यू ऑफ द फर्म कैसी है। अगर एक कंपनी 5 करोड़ कमा रही है, दैट मीन्स मार्केट में उसकी वैल्यू अच्छी है, दैट इज व्हाई इट इज एबल टू अर्न 5 करोड़। लेकिन अगर दूसरी कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपीस कमा पा रही है, तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू इस कंपनी की कम है एज कंपेयर टू दिस कंपनी। तो ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, लेकिन मार्केट वैल्यू एंड ऑपरेटिंग इनकम जो है दैट गो हैंड इन हैंड। सो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेब्ट इक्विटी मिक्स, रेदर मार्केट में फर्म की वैल्यूएशन पे डिपेंड होता है कि उस कंपनी का नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा। सो आई एम अगेन रिपीटिंग कि कंपनी की इनकम जो है वो डिपेंड करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, क्योंकि मार्केट ही कैपिटलाइज का मतलब है मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है, उस पे डिपेंड करेगा वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। जैसे मैं एग्जांपल लूं इस साल का, इस साल जो कंपनी अभी भी मार्केट में सस्टेन कर रही है, जो फर्म सस्टेन कर रही है, बिजनेस चला पा रही है, दैट मीन्स मार्केट ने उनकी वैल्यू को कैपिटलाइज किया है, मार्केट में दे स्टैंड समवेयर। लेकिन कई बिजनेसेस हाउस, कई फर्म्स, कई कंपनीज, कई शॉप्स बंद हो गई हैं, बिल्कुल उन पे ताला लग गया है, क्योंकि मार्केट में उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोगों ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया है। एक्सपेंडिचर कम कर दिया है तो ऑब्वियसली ये कंपनीज सेल नहीं कर पाएंगी, और सेल नहीं कर पाएंगी तो उनका नेट ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डेब्ट इक्विटी मिक्स प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये मैम आपकी ना आवाज बड़ी कट कट करा। ये अप्रोच यही कहती है कि मार्केट वैल्यू डायरेक्टली इफेक्ट करती है नेट ऑपरेटिंग इनकम को। वहां पर आपका डेब्ट इक्विटी मिक्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, वो एक साइड में एक कांस्टेंट अप्रोच हो जाती है। जैसे मैंने प्रेजेंट सिचुएशन एक्सप्लेन करी है आपको, प्रेजेंट सिचुएशन में मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मार्केट में फर्म की वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी फर्म चलती है कि नहीं, कंपनी चलती है कि नहीं, और आपको ऑपरेटिंग इनकम आएगी कि नहीं। इस टाइम पे आपका डेब्ट इक्विटी मिक्स जितना मर्जी हो, ओवरऑल कॉस्ट आप जितनी मर्जी इंकर कर रहे हो, लेकिन इट विल नॉट हेल्प यू टू सस्टेन इन द मार्केट। मार्केट में अगर आपने सस्टेन करना है तो वो आपकी वैल्यूएशन ऑफ द फर्म के बेस पे ही सस्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट, एमएम अप्रोच ने कैपिटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी अपनी बनाई वो दो बेसिस पे डिवाइड की है। फर्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस एंड सेकंड इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्सेस। पहले हम इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स की बात करेंगे। एमएम स्टेट्स दैट फॉर द फर्म इन द सेम रिस्क क्लास द टोटल मार्केट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेब्ट इक्विटी मिक्स। बार बार एमएम अप्रोच यही कह रही है कि मार्केट वैल्यू फर्म की क्या है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डेब्ट इक्विटी मिक्स, सिंस द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग कैन neither change the firm's not net operating income nor its operating risk। यानी ये अप्रोच कहती है कि आपने चाहे पैसा डेब्ट से रेज करा है चाहे इक्विटी से रेज करा है, दैट विल नॉट अफेक्ट योर ऑपरेटिंग इनकम। आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी वो डिपेंड करती है फर्म की क्रेडिबिलिटी मार्केट में, फर्म की पोजीशन मार्केट में, ना ही रिस्क चेंज हो सकता है। आपने डेब्ट ज्यादा लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिस्क होगा ही नहीं होगा, इक्विटी ज्यादा लिए तो दैट डजंट मीन कि आपको रिस्क कम होगा। सो एक लिवर्ड फर्म एंड अनलिवर्ड फर्म ऑट टू बी द सेम। ये अप्रोच कहती है लिवर्ड फर्म, अनलिवर्ड फर्म। लिवर्ड फर्म होती है जिसमें डेब्ट ज्यादा है, इक्विटी कम,
अनलिवर्ड फर्म उसको कहते हैं जिसमें इक्विटी ज्यादा है और डेब्ट कम, कि ये दोनों बातें सेम है। ये अप्रोच इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देती है डेब्ट इक्विटी मिक्स को। वो कहती है कि एब्सेंस ऑफ टैक्सेस में वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इट सेज वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म। अगर एक कंपनी टैक्स नहीं पे करी है, चाहे उसके पास डेब्ट ज्यादा है इक्विटी कम है, इक्विटी ज्यादा है डेब्ट कम है, दोनों बातें सेम है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी इज कंसर्न्ड विद द टोटल कैपिटल। 5 लाख रुपीस उन्होंने कैपिटल रेज करा, यहाँ पे 3 लाख उन्होंने डिबेंचर से रेज करा, 2 लाख इक्विटी से रेज करा। अनलिवर्ड फर्म में 2 लाख डिबेंचर से रेज करे और 3 लाख जो है इक्विटी से रेज करे, तो टोटल तो 5 लाख है ना। ये 5 लाख मैटर करता है कंपनी के लिए, जो पैसा यूज होगा कंपनी को चलाने के लिए। इट डजंट मैटर वेदर इट इज फ्रॉम इक्विटी, वेदर इट इज फ्रॉम डेब्ट। So that is why this approach says cost is constant. जो एक बारी कॉस्ट इंकर कर रही कैपिटल रेज करने को, वो कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होगा सेम, EBIT अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एंड KO कैसे, इट डिपेंड्स अपॉन कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ इक्विटी प्लस द परसेंटेज ऑफ डेब्ट। ये नई अप्रोच दी थी, अदरवाइज हम पिछले अप्रोचेस में सिर्फ ये करते थे KE प्लस KD, लेकिन दिस अप्रोच से परसेंटेज कैलकुलेट करो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने परसेंट हमें बेयर करनी पड़ेगी और कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमें कितने परसेंट बेयर करनी पड़ेगी।